देयर वॉज अ ह्यूज एक्सप्लोजन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन फिजिकल टर्म। एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है हमारे मिलर ने, एस.एल. मिलर, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट था। इसने क्या किया था, एग्जैक्टली उसी एनवायरनमेंट को जो हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे था, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के तीनों पॉइंट को डिस्कार्ड किया। एक तो उसने बोला वी शेयर सिमिलैरिटी अमंग आवरसेल्व्स। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के 3 कॉनोटेशंस यानी 3 पॉइंट्स है। नंबर फर्स्ट, अर्थ इज ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड। यानी बेटा उसने एक ही पॉइंट में व्हाट वर द डिस्कार्डेड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया, जो ग्रीक्स बिलीव करते थे। हेलो बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, योर जूलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्विक रिवीजन पॉडकास्ट सीरीज ऑफ जूलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज इवोल्यूशन। कमेंट सेक्शन में बच्चे बार बार यही कह रहे थे इवोल्यूशन चैप्टर कब आएगा। दिस इज क्वाइट लेंदी चैप्टर। आंखें बंद करो एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू मिस एनी लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी और इवन वन कॉन्सेप्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज इवोल्यूशन? चेंजेस इन लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो आपके प्लांट्स में, एनिमल्स में, फ्लोरा एंड फौना में जो भी चेंजेस आते हैं, दैट इज इवोल्यूशन। बट इवोल्यूशन पढ़ने के लिए, यानी लाइफ फॉर्म में चेंजेस पढ़ने के लिए, पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि ओरिजिन कैसे हुए लाइफ फॉर्म्स के। और ओरिजिन पढ़ने से पहले अर्थ कैसे ओरिजिनेट किया, और अर्थ ओरिजिन से पहले हमारा यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट किया। तो ये चैप्टर हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस पूछी जा सकती है। नंबर फर्स्ट, जो हम whenever you are looking at the star, actually we are peeping into the past। हम पास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो लाइट एमिट करते हैं काफ़ी टाइम पहले और वो फिर हमारे तक रीच करता है। तो आप जब स्टार देख रहे हो, अरे यार यहीं से कंटिन्यू रखती हूँ, हेलो बच्चा लोग करती हूँ। हेलो बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, योर जूलॉजी एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू क्विक रिवीजन पॉडकास्ट सीरीज ऑफ जूलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द मोस्ट अवेटेड चैप्टर इवोल्यूशन, जिसका आप सब वेट कर रहे थे। थोड़ा लेंदी चैप्टर है एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू मिस इवन वन लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी। तो अगर आपने ये पूरा पॉडकास्ट सुन लिया, आपका इवोल्यूशन पैक हो जाएगा। What is evolution? To start with, changes in life form on the earth over millions of years। जो भी आपके फ्लोरा है, फौना है, उनमें जो भी चेंजेस देखे जा रहे हैं over course of time, that is called evolution। But changes in life form देखने से पहले origin of life तो देख लें। origin of life देखने से पहले origin of earth देखेंगे, और origin of earth देखने से पहले हम origin of universe देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप स्टार को देख रहे हो, एक्चुअली वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट, क्योंकि लाइट तो बहुत टाइम पहले फेंक रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, लेकिन हम तक काफ़ी लेट पहुंच रहा है। यानी जब हम देख रहे हैं तो एक्चुअली हम पास्ट में देख रहे हैं। स्टेलर डिस्टेंसेस जो वो मेजर होते हैं हमारे लाइट ईयर में, ठीक है। तो यूनिवर्स के हमारे डिस्टेंसेस हैं, स्टेलर डिस्टेंसेस, वो मेजर होते हैं हमारे लाइट ईयर में। यूनिवर्स हमारा आया था, यानी द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स गोज बैक टू 20 बिलियन ईयर्स अगो, एंड द थ्योरी विच अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन इट इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स किससे बना है? बहुत सारी गैलेक्सीज से बना है। व्हाट इज गैलेक्सी? क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे है। कैसे ओरिजिनेट हुआ हमारा यूनिवर्स? बिग बैंग थ्योरी। देयर वॉज अ ह्यूज एक्सप्लोजन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन फिजिकल टर्म। एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था। पार्टिकल एक्सपैंडेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इमेजिन करो ना बेटा, बूम, पार्टिकल एक्सपैंडेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल जो है वो क्लाउड ऑफ गैसेस है, वही क्या है? हमारी गैलेक्सी बन जाती है। अब जब एक्सपेंशन हुआ तो धीरे धीरे टेम्परेचर फॉल किया, पहले से, अभी भी हाई है बट पहले से थोड़ा फॉल किया टेम्परेचर, एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम वॉज फॉर्म्ड आफ्टर दैट। अर्थ हमारा आया 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब अर्थ के सरफेस पे जो हमारे कंपाउंड्स थे वो थे हमारे अमोनिया, मीथेन, CO2 एंड H2O, और ये सारे के सारे गैसियस स्टेट में थे, वेपर के फॉर्म में वाटर था हमारा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई था अभी भी। वन थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर इज ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं है, यानी देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं था। अब अगर ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं है तो ओजोन नहीं है, ओजोन नहीं है तो फिर यूवी आ रहा है, यूवी आ रहा है तो ब्रेक कर रहा है आपके वाटर को दो पार्ट में, H2 एंड O2। हाइड्रोजन बीइंग लाइटर एस्केप कर जाता था और ऑक्सीजन कंबाइन कर जाता था अमोनिया के साथ या मीथेन के साथ फिर से। यही बहुत देर तक चलता रहा। धीरे धीरे और टेम्परेचर फॉल हुआ, कंडेंसेशन की वजह से रेनफॉल स्टार्ट हो गया। जब रेनफॉल स्टार्ट हो गया तो अर्थ के सरफेस पे जो गड्ढे थे उसमें हमारे सारे के सारे कंपाउंड यानी मीथेन,
अमोनिया, वाटर, CO2 वो सारा का सारा मिक्स हो गया। बारिश हो रही थी, लाइटनिंग ने सोर्स ऑफ एनर्जी का काम किया और बन गई हमारी ऑर्गेनिक मोनोमर्स यानी अमीनो एसिड, ग्लूकोज एक्सेट्रा। क्योंकि बेटा हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, हमारा सारा का सारा मॉलिक्यूल मेनली हमारा बायोमोलिक्यूल किससे बना है? NOCH, नोट से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये सारी चीज़ें तो थी उस हमारे अर्थ के गड्ढे पे पानी में मिक्स्ड। तो हमारे ऑर्गेनिक मोनोमर्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी किसने काम किया? लाइटनिंग ने काम किया। ऑर्गेनिक मोनोमर्स बन गए यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गई, विच हैपेंड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द ओरिजिन ऑफ योर अर्थ, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ आया, 4 बिलियन ईयर्स अगो हमारी लाइफ आई इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को बेटा छोड़ देते हैं क्योंकि वो डिस्कार्डेड थ्योरी बोल रहा है। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं क्योंकि कंटिन्यूएशन में वही जाएगा। इवोल्यूशन में आपका ऑर्डर बहुत हैफिजेट दिया हुआ है। तो पहले मोनोमर्स बन गए, अब मोनोमर्स से मैम पॉलीमर्स कैसे बने? तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, जब वाटर इवेपोरेट कर रहा था, बायोमोलिक्यूल में देखते हैं जब दो मोनोमर्स पास आते हैं और वाटर वहाँ से निकलता है तो बॉन्ड बन जाता है, यानी मोनोमर्स पास आए और फिर वो बॉन्ड बना जिससे हमारे पॉलीमर्स यानी जाइंट मॉलिक्यूल्स बन गए। यानी जाइंट मॉलिक्यूल बना 3 बिलियन ईयर्स अगो। क्या वो सेल थे? नहीं। तो ए सेलुलर लाइफ कब आई? इन द फॉर्म ऑफ जाइंट मॉलिक्यूल्स यानी पॉलीमर 3 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि प्रोटीन था, जो कि पॉलीसेकेराइड था, जो कि RNA था, DNA नहीं था, क्योंकि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था हमारा? RNA था। उसके बाद सेल कब आया? सेल, फर्स्ट सेल हमारा आया 2 बिलियन ईयर्स अगो, और वो जो पहला सेल था दैट वाज कीमो हेट्रोट्रॉफ। फिर वो प्रोकैरियोटिक सेल था, फिर उसी सेल से आगे जाके यूकैरियोटिक सेल, और फिर आगे 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 हम अपने एकदम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मैमल तक पहुंच गए। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बना होगा यानी एनिमल बना होगा, फिर पॉरीफेरा, नाइडेरिया, और ऐसे करते करते हम कॉर्डेटा एंड मोस्ट इवॉल्व्ड क्लास मैमल बन गए हैं। अब ये जो थ्योरी है दिस इज कॉल्ड, जो हमने अभी पूरी पढ़ी है कि हम केमिकल से ही आए हैं, दिस इज योर केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ गिवन बाय ओपरेन और हेल्डेन। ओपरेन जो था दैट वाज फ्रॉम रशिया, हेल्डेन वाज फ्रॉम इंग्लैंड। ओपरेन हेल्डेन ये कह रहा था कि लाइफ, फर्स्ट लाइफ केम फ्रॉम ऑर्गेनिक मोनोमर्स and those organic monomers came from inorganic chemicals, यानी इनऑर्गेनिक केमिकल से बने ऑर्गेनिक मोनोमर्स, और उस ऑर्गेनिक मोनोमर्स से फिर हमारी फर्स्ट लाइफ आई है, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है हमारे मिलर ने, SL मिलर, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट था। इसने क्या किया था? एग्जैक्टली उसी एनवायरनमेंट को जो हमारे प्रिमिटिव अर्थ पे था उसको इसने कॉपी किया था लैब के अंदर। इसने एक गैस चेम्बर लिया था जिसमें इसने लिया था मीथेन, अमोनिया, H2 एंड वाटर। CO2 नहीं लिया, क्या लिया है इसने? H2 लिया है। इसने कहा अच्छा हाई टेम्परेचर था, रेनफॉल हुआ था, तो उसने अलग से एक जगह वाटर को बॉईल किया 800 डिग्री सेल्सियस पे, वेपर बन के ऊपर आया, और नीचे उसने गैस चेम्बर के नीचे रखा है कंडेंसर यानी कूलर, जिसकी वजह से बारिश होने लगी उस गैस चेम्बर में, जो कि प्रिमिटिव अर्थ पे हो रहा था। सोर्स ऑफ एनर्जी लाइटनिंग के लिए उसने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, और ट्रैप में मिल गए बेटा उसको बहुत सारे अमीनो एसिड यानी ऑर्गेनिक मोनोमर्स मिल गए, एंड हेंस इट वाज द प्रूफ। और ये कब हुआ था? उसी साल में जब वाटसन एंड क्रिक का मॉडल आया था, यानी 1953 में ये चीज़ की गई थी। फिर सिमिलर एक्सपेरिमेंट काफ़ी और साइंटिस्ट ने किया, एंड अदर्स फाउंड आउट कि अगर आप CH4 अमोनिया इनका थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन चेंज करते हो तो ट्रैप में आपको पिगमेंट्स, नाइट्रोजनस बेसेस, फैट्स और नाइट्रोजनस बेसेस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और कभी कभी जब हमारा मीटेराइट फॉल करता है अर्थ पे तब भी ये ऑर्गेनिक मोनोमर्स मिलते हैं। दैट मीन्स लाइफ इज ऑल्सो ओरिजिनेटिंग एल्सवेयर इन योर यूनिवर्स। अब चलेंगे बेटा हम इसके ऊपर वाले पैराग्राफ पे जो हमने बीच में छोड़ दिया है। अभी जो हमने पढ़ा दैट इज एक्चुअल थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हो गया एंड एवरीथिंग। व्हाट वर द डिस्कार्डेड थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया, जो ग्रीक्स बिलीव करते थे। दे से कि हमारा जो अर्थ है वो जो हमारा लाइफ है वो आउटर स्पेस से आता है स्पोर्स के फॉर्म में, आउटर स्पेस से स्पोर्स आता है, उसी से हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है, थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो एरिस्टोटल ने दिया था। वो कह रहा था जहाँ पे भी कोई चीज़ डिकेइंग होती है वहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हो जाती है।
थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको डिसअप्रूव किया था लुइस पास्चर ने बाय थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस विच सेज लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसने क्या किया था, एक प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया था जिसमें उसने किल्ड यीस्ट लिया था। उसने कहा अच्छा डेड डिकेइंग से हो रहा है तो इसमें होना चाहिए, लेकिन उसने उसको ऊपर से कवर कर दिया। प्री स्टरलाइज था, किल्ड यीस्ट लिया, ऊपर से कवर कर दिया, नो लाइफ, क्योंकि डेड डिकेइंग से लाइफ तो नहीं आता। बट दूसरा फ्लास्क प्री स्टरलाइज लिया, उसमें उसने किल्ड यीस्ट डाला, कवर नहीं किया, तो बाहर से फ्लाइज यानी उसके बच्चे मैगेट्स वगैरह आ गए। सो ही सेड दैट अगर ओरिजिन होना होता लाइफ का डिकेइंग मैटर से तो दोनों में होता, जो कवर्ड था उसमें हुआ नहीं, जो अनकवर्ड था उसमें बाहर से आया, यानी लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बट देन ही कुड नॉट टेल दैट फर्स्ट लाइफ कहाँ से आया, वो तो बस ये कह रहा है लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। देन योर नेक्स्ट थ्योरी है, अब आगे चल लो, जो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के 3 कॉनोटेशंस यानी 3 पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट, अर्थ इज ओनली 4000 ईयर्स ओल्ड, यानी सिर्फ 4000 साल पुराना है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच वी सी टुडे ऑलवेज लुक लाइक दिस, यानी कोई चेंजेस यानी कोई इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज रिमेन सेम एंड विल ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा डाइवर्सिटी सेम थी, कोई नई स्पीशीज ऐड वगैरह नहीं हो रही है। ये 3 अजीब से पॉइंट्स बोले हैं, रिपीट करके दोबारा सुन लो, मैं ही बोल देती हूँ। अर्थ इज 4000 ईयर्स ओल्ड, ऑल ऑर्गेनिजम्स विच वी सी टुडे ऑलवेज लुक लाइक दिस, डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज रिमेन सेम एंड विल ऑलवेज रिमेन सेम। फिर डार्विन, 19th सेंचुरी में डार्विन ने इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया। क्या, कैसे किया? वो एक शिप जर्नी पे गया था नोन एज वोएज, अपने पर्सनल शिप में नोन एज HMS बीगल, और उसने बोला we share similarity, we all organism, we share similarity not just among ourselves but also to organisms which existed in past millions and years ago, millions of years ago। यानी बेटा उसने एक ही पॉइंट में स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के तीनों पॉइंट को डिस्कार्ड किया। एक तो उसने बोला वी शेयर सिमिलैरिटी अमंग आवरसेल्व्स एंड ऑल्सो टू ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिस्टेड इन पास्ट, यानी डाइवर्सिटी हैज़ नॉट ऑलवेज रिमेन सेम, कुछ ऑर्गेनिज्म पास्ट में थे जो अब नहीं है। अगर हम सिमिलैरिटी शेयर कर रहे हैं आपस में, यानी हमारा कोई ना कोई कॉमन ओरिजिन होगा, यानी एंसेस्टर होगा, उसी से हम इवॉल्व होके आए, यानी देयर हैज़ बीन इवोल्यूशन। लास्ट उसने क्या बोला इसमें, टू ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिस्टेड इन पास्ट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, यानी अर्थ सिर्फ 4000 साल पुराना तो है नहीं, अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे। अब आगे चलते हैं इसको। उसने बोला देयर हैज़ बीन एक्सटिंक्शन, बार बार एक्सटिंक्शंस होते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो जाते हैं, पुराने ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये जो नए ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, पुराने एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं? तो उसने बोला कि हम पॉपुलेशन में बहुत सारा वेरिएशन होता है, अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में होते हैं। तो नेचर में ऑब्वियसली किसी का वेरिएशन ज़्यादा अच्छा होता है तो वो सर्वाइव करते हैं, कंपटीशन आपस में चलता रहता है। फिर नेचर चेंज हो जाता है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स का वेरिएशन ज़्यादा बेटर होता है, वो इवॉल्व कर जाते हैं और पुराने वाले मर जाते हैं। तो उसने ये बोला कि नेचर ही डिसाइड करता है, वेरिएशन पॉपुलेशन में इनबिल्ट हमेशा रहता है। नेचर चेंज हो जाता है तो कुछ नहीं सर्वाइव कर पाते हैं तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एंड उसने वर्ड यूज़ किया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब अल्टीमेट होता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। क्यों मैम? क्योंकि बेटा अगर नेचर ऐसा है, ए और बी 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं और ए ऑर्गेनिज्म इस नेचर में अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है, अच्छे से खाना खा पा रहा है, अच्छे से रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहा है क्योंकि इसके पास अच्छे कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो खाना वाना खा के तगड़ा होगा, फिर ये सोचेगा रिप्रोड्यूस करे। जो बी इंडिविजुअल है ये तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ही कर रहा है, इसको तो रिसोर्सेज ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, खा पी ही नहीं पा रहा है, तो क्या ये रिप्रोड्यूस करके प्रोजेनी छोड़ेगा? नहीं। तो जो किसी एनवायरनमेंट में फिट है, नेचर को रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो जल्दी जल्दी अपने प्रोजेनी को बढ़ा पाएंगे, दूसरा वाला नहीं बढ़ा पाएगा। यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज द अल्टीमेट फिटनेस। ये जो थ्योरी डार्विन ने बोला है, क्या ये अकेला यही बोल रहा था, कोई और नहीं बोल रहा था? नहीं। एट द सेम टाइम एक और साइंटिस्ट था, अल्फ्रेड वालिस, हु वाज वर्किंग इन मलाया आर्कीपेलेगो, वो सेम कंक्लूजन पर आया था जो डार्विन बोल रहा था। उसने एक बात बोली थी, व्हाट? द जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ क्लोजली रिलेट्स विथ बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब है जब बेटा हमारा अर्थ आया से लेके अब तक, हमने जितना भी टाइम है अर्थ आया से अब तक, हमने उसको कुछ टाइम जोन में डिवाइड कर दिया। सबसे बड़े एरा होते हैं, कुछ एराज में डिवाइड कर दिया। उस एरा के अंदर फिर छोटे छोटे पीरियड्स आएंगे, उस पीरियड्स के अंदर फिर छोटे छोटे इपॉक्स आएंगे। तो उसने कहा अलग अलग एरा में
अलग अलग ऑर्गेनिज्म से। यानी जियोलॉजिकल टाइम ये है एरा, पीरियड एंड एपॉक। कुछ एरा में कुछ लाइफ फॉर्म से, यानी बायोलॉजिकल हिस्ट्री इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल हैज़ ऑलवेज वेरीड। यानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म, यही तो डार्विन बोल रहा था कि एक्सटिंक्शन होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आते हैं। सेम चीज़ वैलेस ने बोला कि हम अपने एंसेस्टर से भी सिमिलैरिटी शो करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ योर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी फॉसिल्स। व्हाट आर फॉसिल्स? रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिस्टेड इन पास्ट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अभी नहीं है, उनका कुछ बच गया, दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल इज योर सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, एक ऑर्गेनिज्म मरा, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली बहुत सारे सेडिमेंट्स उसके ऊपर आए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद एक और ऑर्गेनिज्म मर गया उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर सेडिमेंट्स आए, फिर और ऑर्गेनिज्म मर गया और वो सॉलिडिफाई करके बन जाता है सेडिमेंट्री रॉक। सो लोअर द स्ट्रैटा उतना पहले ऑर्गेनिज्म था, यानी ओल्डर इज द ऑर्गेनिज्म, अपर द स्ट्रैटा न्यूअर इज द ऑर्गेनिज्म। तो ये हम फिर आपस में रिलेटिवली बता पा रहे हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म पुराना है नीचे वाला, कौन सा ऑर्गेनिज्म नया है ऊपर वाला। एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम के लिए हमारा अलग मेथड होता है विच इज कार्बन डेटिंग, जिसके बारे में नहीं करना चाहिए, एनसीईआरटी से बाहर जाना भी नहीं है हमें। नेक्स्ट एविडेंस ऑफ योर इवोल्यूशन इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस वॉज बीइंग गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने बोला था कि देर आर सर्टेन फीचर्स कॉमन इन embryo of all classes of vertebrate and which are not seen in adult। उसने बोला हर vertebrate की classes में कुछ के एम्ब्रियो में, यानी फिश के एम्ब्रियो में, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, सब के एम्ब्रियो में कॉमन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जो एडल्ट में नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल उसने दिया, अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट, अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट बिहाइंड द हेड इज फाउंड इन ऑल क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में, बट फंक्शनल ये सिर्फ फिश के एडल्ट में होता है। इस थ्योरी को थोड़ा सा डिसअप्रूव किया था हमारे वोन बेयर ने, कार्ल अर्नेस्ट वोन बेयर ने। उसने बोला था embryo never pass through the adult stage of other animal, embryo never pass through adult stage of other animal, ये बोला था हमारे कार्ल अर्नेस्ट वोन बेयर ने। नेक्स्ट एविडेंस ऑफ योर इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फर्स्ट इज योर होमोलॉगस ऑर्गन एंड देन इज योर एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन इज योर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी HDTV, HD होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी AC। व्हाट इज होमोलॉगस ऑर्गन? स्ट्रक्चर सेम परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। जैसे 4 लिम्ब ऑफ ऑल मैमल से, बेटा वर्टिब्रेट नहीं है, ध्यान देना, 4 लिम्ब ऑफ ऑल मैमल, चीता हो, डॉग हो, बैट हो, डॉल्फिन हो, वेल हो, यानी सारे मैमल्स के 4 लिम्ब्स में बोन सेम है बट फंक्शन अलग है। 4 लिम्ब जो वेल का है वो स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, 4 लिम्ब जो बैट का है वो फ्लाइंग में हेल्प कर रहा है, हमारा तो बहुत सारे कामों में हेल्प कर रहा है, लेकिन 4 लिम्ब ऑफ मैमल। बट हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, ऑल वर्टिब्रेट्स, फिशेस का हार्ट हो, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, हम सब के, यानी हार्ट एंड ब्रेन, दिल दिमाग ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स होमोलॉगस, बट 4 लिम्ब ऑफ ओनली मैमल्स होमोलॉगस। ठीक है, क्योंकि बेटा हार्ट जो है हम सारी क्लासेस में ऑरिकल वेंट्रिकल है, किसी में ऑक्सी ब्लड, किसी में डीऑक्सी ब्लड पंप कर रहा है, किसी में डबल सर्कुलेशन कर रहा है। ब्रेन की बात करें, सेरेब्रम वगैरह सबके पास है, ऑल वर्टिब्रेट क्लासेस में है, बट किसी की आई साइट बेटर है, किसी का इंटेलिजेंस बेटर है, किसी का स्मेल बेटर है, फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर तो सेम है। नाउ बॉटनी पे चलते हैं। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ योर कुकुरबिटा, ये भी स्ट्रक्चर वाइज सेम है, एक ऐसा है एक ऐसे, तो बेटा वो लंबा होकर तो कॉइली हो जाएगा, नेल्स भी अगर आपके बहुत ग्रो करेंगे तो कॉइली हो जाएंगे, तो थॉर्न छोटा सा है, टेंड्रिल आगे जाके कॉइल हो गया। तो फंक्शन तो स्ट्रक्चर तो सेम है, फंक्शन अलग है, एक तो लपेटने के लिए, एक चुभोने के लिए। देन इज योर एनालॉगस ऑर्गन, डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, ये है हमारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल है हमारे आईज ऑफ ऑक्टोपस, आईज ऑफ मैमल, आईज ऑफ कॉकरोच, किसी का भी आंखें ले लो, फंक्शन तो सेम है। क्या है मैम? फंक्शन है देखना, बस स्ट्रक्चर अलग है। कॉकरोच के आई में ओमाटीडिया है, हमारे में नहीं है। मोलस्का के आई में रेटिना आगे है, हमारे में रेटिना पीछे है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, दोनों को दोनों जो है वो हमारा स्टोरेज ऑफ फूड है, सब दोनों में फूड है, बट स्वीट पोटैटो जो है वो रूट मॉडिफिकेशन है, पोटैटो जो है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। सिमिलरली योर फिन्स ऑफ फिशेस एंड फिन्स ऑफ योर वेल्स,
ये अलग अलग दोनों स्विमिंग में काम करते हैं, बट दोनों, एक में बोन्स हैं, एक में बोन्स नहीं होते हैं। देन योर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड एंड इवन विंग्स ऑफ बैट, ये तीनों क्या हो गए, एनालॉगस, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं बट तीनों अलग अलग हो जाते हैं। फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, ये भी हमारे एनालॉगस ऑर्गन हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देट से कि सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर इन प्रोटीन एंड जीन, बेटा अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म, बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और सबके सेल में एक ही जीन और एक ही प्रोटीन है और सेम काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे ना हमारी सबकी कॉमन एंसेस्ट्री है। अल्टीमेटली हम आए तो एक ही सेल से हैं, जो फर्स्ट सेल था उसी से तो हम इवॉल्व होके सब आए हैं। तो अगर बैक्टीरिया में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है और हम में भी कॉमन कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, सेम प्रोटीन है, सेम फंक्शन, कॉमन एंसेस्ट्री ही तो दिखा रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि यार हम ना बड़े सारी वेराइटी ऑफ कुत्ते बना रहे हैं, डॉग्स बना रहे हैं, चाउ चाउ, सिट्जू, बीगल, बड़े सारे वेराइटी है डॉग्स के, लेकिन क्या ये नेचर में थोड़ी आए, हमने सेलेक्ट करके ब्रीड किया, अच्छा ये डॉग अच्छा है, ये भी, इन दोनों की मीटिंग करा के एक हम नई वेराइटी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं खुद ही। देन वो हमें एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ये अपने आप नहीं हो जाता, हमने तो बहुत जल्दी बना दिया, बट इवोल्यूशन में, नेचर में भी तो ये अपने आप हो सकता था, यस, बट हमने आर्टिफिशियली, व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, देखो ब्रोकली आ रहा है, कॉलीफ्लावर आ रहा है, हम चूज कर करके जो कर रहे हैं, डॉग्स की वैरायटी बना रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उसके नीचे वाले पैराग्राफ में उन्होंने अचानक, मैंने पहले कहा इवोल्यूशन में ऑर्डर अच्छा नहीं है बट हम इसी को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर चेंज होता है तो अलग स्पीशीज फेवर होती है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। 1850s में इंग्लैंड में कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो पोल्यूशन नहीं था तो लाइकन्स जो हैं वो पेड़ों को कवर करके रखते थे, लाइकन्स का कलर वाइट होता है, तो पूरे के पूरे कलर का ट्रीज का कलर ऑफ वाइट से कवर्ड था, लाइकन कवर्ड था। अब दो टाइप के मॉथ थे, वन वॉज योर डार्क मॉथ मेलानिक मॉथ, वन वॉज योर लाइट मॉथ नॉन मेलानिक मॉथ। तो दोनों जब बैठते थे पेड़ पे, तो जो नॉन मिलानिक मॉथ था यानी लाइट कलर वाला, वो कैमोफ्लेज, वो पेड़ में दिखता ही नहीं था, ब्लेंड हो जाता था, तो उसको प्रेडेटर नहीं देखते थे, वो बच गया। और जो मिलानिक मॉथ था डार्क कलर वाला, वो एकदम कॉन्ट्रास्ट दिखता था, तो प्रेडेटर उसको खा जाते थे। तो नेचर किसको फेवर करा था 1850s में? नॉन मिलानिक मॉथ को। 1920 में बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बहुत पॉल्यूशन हो गया, पूरा सूट कवर कर गया आपके पेड़ों को, अब लाइकन नहीं, अब तो पेड़ डार्क कलर के हैं। तो डार्क मॉथ यानी मिलानिक मॉथ छुप जाता था, कैमोफ्लेज, ब्लेंड हो जाता था, और नॉन मिलानिक मॉथ यानी वाइट मॉथ जो है वो दिखता था, प्रेडेटर उसको खा लेता था। यानी अब नेचर ने किसको सेलेक्ट कर लिया है? मिलानिक मॉथ को, यानी नॉन मिलानिक से मिलानिक मॉथ में स्पीशीज का चेंज हुआ ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बेटा, एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन के बारे में। अब हमने, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर आर्टिफिशियल सिलेक्शन, अभी हमें पता लग जाएगा। आपके घर में लेट सपोज 40 मच्छर रह सकते हैं, जिसमें से 30 मच्छर ए टाइप के हैं और 10 मच्छर बी टाइप के हैं, यानी नेचर किसको सिलेक्ट कर रहा है? ए को सिलेक्ट कर रहा है। अब आपने क्या किया, जाके रेड हिट छिड़क दिया है ना, बेगॉन, कुछ भी ऐसे इंसेक्टिसाइड छिड़क दिया मच्छरों को मारने के लिए, यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ मच्छर्स। अब जो बी वाला था, जो कम नंबर में था, लेट सपोज उसके पास पहले से ये रेजिस्टेंट इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट जीन था, जिसकी वजह से वो मरा ही नहीं। ए वाले के पास नहीं था, तो धीरे धीरे ए मरने लगा। जैसे जैसे ए की स्पीशीज खत्म होने लगी, बी को जगह मिल गया, कैरिंग कैपेसिटी 40 थी, तो जब वो 10 कम हुआ, ये 10 भर गया। धीरे 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 पूरा पॉपुलेशन ए से बी में चेंज हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन। क्या आपका अल्टीमेट एम जब हिट छिड़क रहे थे तो ये था कि हम तो ए को बी में बना देंगे? नहीं ना, आप तो मच्छर को मारना चाह रहे थे, बट मैन मेड एक्टिविटी की वजह से इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ इंसेक्ट आ गया। सिमिलरली जब पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं हम फील्ड्स में, तो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी आ जाता है, वीडीसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी आ जाता है, एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वेराइटी आ जाता है। बट वॉज दिस आर अल्टीमेट एम कि हमने इसीलिए एंटीबायोटिक खाया, हमने इसलिए पेस्टिसाइड? नहीं। तो मैन मेड एक्टिविटी की वजह से जो ये हो रहा है चेंजेस, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक सिलेक्शन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसके बाद बड़ी प्यारी सी लाइन दी हुई है उन्होंने इस पैराग्राफ के लास्ट में, इवोल्यूशन इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस हुज एंड रिजल्ट यानी फेट इज नॉट डिटरमिन्ड। स्टोकास्टिक का मतलब होता है बेटा रैंडम, यानी इवोल्यूशन यार एक रैंडम प्रोसेस है, इसका फेट यानी डेस्टिनी क्या होगा ये डिटरमिन्ड नहीं हो सकता। इंसेक्टी अच्छा खासा नेचर ए को फेवर कर रहा था, आपने यूज़ करके फेवर किसको कर दिया? आपने यूज़ करके फेवर कर दिया बी को। तो रैंडम प्रोसेस है ना, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन चांस इवेंट एंड चांस म्यूटेशन। चांस इवेंट छिड़काव, चांस म्यूटेशन पहले से बी में म्यूटेशन की वजह से एक जीन प्रेजेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ दे आर टॉकिंग अबाउट अडैप्टिव रेडिएशन। डार्विन जो है
वो घूमता फिरता गैलापागोस आइलैंड पे गया। बहुत सारे, जैसे अंडमान निकोबार में बेटा बहुत सारे डॉट्स हैं, वैसे गैलापागोस आइलैंड जो है उसमें बहुत सारे डॉट्स हैं, लेकिन हम टुगेदर बोलते हैं उसको गैलापागोस आइलैंड। उसने देखा मेन लैंड के पास, जैसे इंडिया के पास है अंडमान एंड निकोबार, वैसे ही हमारे मेन लैंड के पास था एक गैलापागोस आइलैंड। अब गैलापागोस आइलैंड और मेन लैंड पे उसने देखा एक बड़ी छोटी सी बर्ड थी ब्लैक कलर की, जिसको उसने बाद में डार्विन फिंचेस बोला। अब ये जो ब्लैक कलर की बर्ड थी ये मेन लैंड पे भी थी और हर एक गैलापागोस आइलैंड के डॉट के ऊपर थी, लेकिन सबकी बीक थोड़ी थोड़ी अलग थी, बाकी बर्ड बिल्कुल ही सेम थी। तो उसने, फिर डार्विन ने बोला कि मेन लैंड पे जो ओरिजिनल बर्ड डोमिनेट करती थी पहले वो थी सीड ईटिंग वाली, और छुटके मुचके मुटके इंसेक्टिवोरस, वेजिटेरियन, ये सब भी थोड़ी बहुत थी। इन सब की में डिफरेंस ये था कि लेट सपोज इमेजिन करते हैं 50 बर्ड्स थी सीड ईटिंग टाइप के, यानी उनके बीक ऐसे थे कि वो सीड खा सकते थे। 2 बर्ड थी वेजिटेरियन, 2 बर्ड थी इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। तो यार क्योंकि मेन लैंड पे सिर्फ सीड्स थे, तो जो जिनके बीक्स अडेप्टेड थे सीड खाने के लिए वो खाते गए। अब मैंने पहले ही कहा खाएंगे तो तगड़े होंगे, रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, रिप्रोड्यूस करके नंबर बढ़ाते गए। और ये जो इंसेक्ट खाने वाले थे उनके बीक थोड़े अलग से थे, वो नहीं खा पा रहे थे। वेजिटेबल खाने वाले की बीक और अलग थे, वो भी नहीं खा पा रहे थे। तो इसीलिए मेन ओरिजिनल वैरायटी कौन सी डोमिनेट हो रही थी मेन लैंड पे, योर सीड ईटिंग वैरायटी। फिर जो बाकी थे इनको लगा अरे यार हम यहाँ कैसे जिएंगे, तो वो चले गए गैलापागोस आइलैंड के एक डॉट पे। जब उस डॉट पे गए तो वहाँ वेजिटेबल्स मिले, तो जो वेजिटेबल खाने जैसे बीक थे वो कह रहे मैं तो यहीं रहूँगा, तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन वहाँ बना ली रिप्रोड्यूस करके खा के। दूसरे वहाँ से निकल के दूसरे डॉट पे गए, इसीलिए अलग अलग डॉट। अब जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ पे उनके बीक के सूटेड फूड मिलता था वो वहीं पे सर्वाइव करके, इसीलिए डिफरेंट आइलैंड्स पे डिफरेंट वीक वेराइटी है। ओरिजिनल नेचर फेवर किसको कर रहा था, सीड ईटिंग को। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन? ओरिजिन ऑफ मोर देन वन स्पीशीज इन अ गिवन geographical एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ द सेम ज्योग्राफी, इट इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एक पॉइंट से सेम एरिया के अलग अलग हैबिटेट पे चले गए हैं। तो हैबिटेट खाली रहना चाहिए। अगर बेटा सारे डॉट्स भरे होते, वहाँ पे कोई जगह ही नहीं होती, तो नहीं होता। सेम ज्योग्राफिकल एरिया में स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड रेडिएटिंग इन डिफरेंट हैबिटेट, बट देन हैबिटेट शुड बी वेकेंट। अब खुद सोचो, more than one adaptive radiation occurring in same geographical area will lead to adaptive convergence। अब इसके लिए बेटा एक बार सोचो, एक ऐसे करके स्क्वायर बनाओ, मेरे हाथ को देखो, एक अडैप्टिव रेडिएशन इधर हो रहा है, एक अडैप्टिव रेडिएशन इधर हो रहा है और एक अडैप्टिव रेडिएशन इधर हो रहा है। तो बीच में देखो, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। So more than one adaptive radiation occurring in same geographical area will lead to adaptive convergence। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन अडैप्टिव रेडिएशन के 2 एग्जाम्पल याद रखो। एक तो ऑस्ट्रेलिया में मार्सूपियल और एक डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस हमने कर लिया, नीचे डायग्राम में है ऑस्ट्रेलिया के मार्सूपियल्स, बहुत सारे, कोयाला, बैंडिकूट, वॉम्बैट, देन योर फ्लाइंग फैलेंजर्स, देन योर कैंगरू, बहुत सारे। ठीक है, तो वो हो गया ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हैबिटेट में रेडिएट करके, जिसको जहाँ अच्छा लगा वहाँ चले गए। हैबिटेट होने चाहिए और सेम ज्योग्राफी होनी चाहिए। ओके, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो मैंने कहा, मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन अकरिंग इन सेम ज्योग्राफिकल एरिया लीड टू अडैप्टिव कन्वर्जेंट। इसका एग्जांपल है बेटा प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सूपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब सोचो, इधर से एक प्लेसेंटल मैमल आया, इधर से एक मार्सूपियल आया, इसका अपना अडैप्टिव रेडिएशन हो रहा था, इसका अपना, लेकिन दोनों आके साथ में रहने लग गए। सिमिलरली यहाँ से देखो, इसका अडैप्टिव रेडिएशन मैमल्स का इधर हुआ, तो यहाँ पे भी आके साथ रहने लगे। तो हर जगह मार्सूपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स एक साथ रह रहे हैं, जिसके लिए वो टेबल बना हुआ है। प्लेसेंटल का याद कर लो, मैम MAM, लेट्स फ्लाई BM और नीचे W को अलग लिख दो। मैम MAM, लेट्स फ्लाई BM और नीचे W को अलग लिख दो। नेक्स्ट टाइम BMW। M फॉर माउस, उधर हो माउस। A फॉर एंटीटर, मोल। लेमर, लेट्स फ्लाई फ्लाइंग स्क्विरल। BM बॉबकैट एंड W इज योर वुल्फ। अब इसका आपको पूछ देंगे कई बार कि बताओ किसके साथ, कौन से मार्सूपियल के साथ इसका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। तो माउस का मार्सूपियल माउस हो जाएगा। ठीक है, एंट ईटर का नमबैट, कैसे याद करें, एंट का नंबर काउंट करो। तो अगर एंट आए तो नंबर काउंट करना, और नंबर आए तो किसका काउंट करना है, एंट का काउंट करना है। ठीक है, देन मोल मार्सूपियल, मोल सेम है। देन योर लेमर, स्पॉटेड कस्कस। लेमर मरेगा कौन, जिसके बॉडी पे स्मॉल पॉक्स के स्पॉट्स हो गए, तो लेमर मरेगा कौन, लेमर स्पॉटेड कस्कस।
जो स्पॉटेड खसखस है वो क्या क्या होगा, वो लेमर बन जाएगा, मरेगा वो। तो ऐसे करके आप नीचे वाले बेटा मैचिंग मिल जाएंगे, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फैलेंजर्स, बॉब कैट, तस्मानियन टाइगर कैट, वुल्फ, तस्मानियन वुल्फ, तो वो तो मैच हो जाएगा। नाउ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यार नेचुरल सिलेक्शन से ही हमारा इवोल्यूशन हो रहा है ना, बेटर एनवायरनमेंट में जो बेटर फिट है वो सर्वाइव कर रहा है। बट लोगों ने सोचा नेचुरल सिलेक्शन कब स्टार्ट हुआ, कौन से फाइलम से स्टार्ट हुआ है, पॉरीफेरा से, कब से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? तो डार्विन ने बोला ऐसी बात है, सेलुलर लेवल से ही स्टार्ट हो गया, जब सेल बना तभी स्टार्ट हो गया। दो सेल है, दोनों का मेटाबॉलिज्म अलग है, एक का मेटाबॉलिज्म बेटर है, एक का मेटाबॉलिज्म कम अच्छा है, तो कौन सर्वाइव करेगा, बेटर वाला, यानी सेलुलर लेवल से ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक की पॉइंट है हमारा कि नेचुरल सिलेक्शन से ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज होती है, हमें पता है कि ए बी में चेंज होगा, बी सी में चेंज हो गया, नहीं, कितनी जल्दी चेंज होगा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, वो डिपेंड करेगा लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन पे भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरियल कल्चर है जिसमें बहुत सारे ए बैक्टीरिया है एंड इक्के दुक्के बी बैक्टीरिया, यानी नेचर किसको फेवर कर रहा है, ए को फेवर कर रहा है। अब मैंने एंटीबायोटिक डाल दिया उसके अंदर, अब लेट सपोज बी के पास पहले से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो, और ए के पास नहीं है, ए मरने लगेगा, जैसे जैसे ए मरेगा बी उसकी जगह मल्टीप्लाई करने लग जाएगा। बट कितनी जल्दी पूरा प्लेट बी में कन्वर्ट हो जाएगा वो तो इस पे भी डिपेंड करेगा ना कि किस रेट पे बी मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर ई कोलाई है तो 20 मिनट में मल्टीप्लिकेशन है, XYZ कोई और बैक्टीरिया लेट्स सपोज उसको 6 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो 6 घंटे बाद होगा। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें बड़े बड़े, तो इनको तो सालों साल लग जाएंगे। यानी कितनी जल्दी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ होगा पुरानी स्पीशीज़ से चेंज होके, वो तो आने वाले स्पीशीज़ के उस पर भी डिपेंड करेगा क्या उसका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जो कि एनसीईआरटी कह रही है लाइफ साइकिल या फिर लाइफ स्पैन। अब इसके नीचे वाले पैराग्राफ में बेटा एक चीज़ माइंड में बिठा लो, नीट में कोई भी क्वेश्चन आए और डार्विन से पूछा हो तो आपको ये पता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ही है, जो फिट है नेचर में, एंड फिटनेस हैज़ जेनेटिक बेसिस। फिटनेस बेटा पहले से आपके जीन्स की वजह से होता है। डार्विन कह रहा था फिटनेस इज द हैज़ जेनेटिक बेसिस एंड इट कैन बी इनहेरिटेड, यानी अगर जीन मेरे पास है तो मैं नेक्स्ट प्रोजेनी में भेजूंगी, जेनेटिक बेसिस है, इट कैन बी इनहेरिटेड। ये चीज़ याद रखना। कभी भी डार्विन ने नेचर चेंज होने के बाद अडेप्ट करने की बात नहीं की, तो उसने कहा था पहले से चीज़ प्रेजेंट है वो उस नेचर में अडेप्ट करती है। जैसे अडेप्टिव रेडिएशन में भी क्या था, बीक बन नहीं गया था, पहले से प्रेजेंट था, जिस नेचर में सर्वाइव कर पाया वहाँ पे वो फ्लरिश कर गया। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ यही बात की हुई है, जेनेटिक बेसिस, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद 2 की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, ब्रांचिंग, डिसेंट्स एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब एक है, इधर देखो मेरे हाथ को, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये 2 में ब्रेक हुआ, 2 में डिवाइड हुआ, बैक्टीरिया ले लो, 2 में डिवाइड हुआ। अब नेचर को ये पसंद आया तो ये सेलेक्ट हुआ, ठीक है, और ये गायब हो गया। अब ये दोबारा ब्रांच किया, फिर लेट्स सपोज ये सेलेक्ट हुआ, यानी हर पॉइंट पे ब्रांच तो करेगा, डिवीजन होएगा, फिर एक सेलेक्ट होके फिर आगे चला जाएगा। ब्रांचिंग, डिसेंट्स एंड नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया सिंह लेमार्क के बारे में। लेमार्क ने 2 थ्योरी दी थी, मतलब थ्योरी का नाम था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उसने कहा पहले सारे के सारे जो जिराफ थे वो छोटे नेक के साथ थे, फिर उसने और घास खाते थे, घास खत्म हो गए, फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्री थे, तो ऐसे 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 करके वो स्ट्रेच करने लगे अपने नेक को। फिर अचानक से उनके नेक बढ़ने लगे, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। फिर जब उनके नेक बहुत टॉल हो गए, फिर एक जिराफ ने, टॉल नेक वाले जिराफ ने टॉल नेक वाली जिराफनी से मेटिंग की, तो उनके बच्चे ऑलरेडी टॉल नेक के साथ पैदा हुए। क्योंकि जो चेंजेस आप ले आते हो ना अपनी बॉडी में, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो नेक्स्ट जनरेशन को देते हो। यानी अगर आपने आज इवोल्यूशन याद कर लिया तो आपका बच्चा इवोल्यूशन याद करके ही पैदा होगा, यही तो वो कहना चाह रहा था। बट डार्विन ने इसको डिसअप्रूव किया। डार्विन ने क्या बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अडेप्टेशन से कुछ नहीं होता, पहले से कोई चीज़ प्रेजेंट होती है। तो डार्विन ने बोला यस, मोस्टली जिराफ पहले शॉर्ट नेक के थे और 1-2 जिराफ लॉन्ग नेक के थे। नेचर शॉर्ट नेक को फेवर कर रहा था, क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड में रहते थे वो, तो नीचे आराम से ग्रास खाते थे शॉर्ट नेक वाले, और टॉल नेक वाले तो ऐसे करके अपना बेंड करेंगे नेक, उनको दर्द होगा, थोड़ा सा खा के वापस उठेंगे, फिर थोड़ा सा खाएंगे, तो वो खाना ही नहीं खा पा रहे थे ग्रास को ठीक से, तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए नेचर वॉज फेवरिंग योर शॉर्ट नेक जिराफ। फिर एक टाइम ऐसा आया ग्रास सारा का सारा खत्म हो गया। जब सारा का सारा ग्रास खत्म हो गया तो जिराफ गए फॉरेस्ट में। अब जो टॉल वाले थे वो आराम से खा पा रहे थे, शॉर्ट वाले नहीं खा पा रहे थे, तो टॉल वाले खा पी के रिप्रोड्यूस करके, इसीलिए जिराफ का नेक लंबा है, विच इज़ द एक्चुअल फैक्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसे ही इवोल्यूशन एक स्टोरी है इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या एंड रिजल्ट है, तो एनसीईआरटी कह रही है हम कंफ्यूज करेंगे आपको, दोनों ही है।
तो ये प्रोसेस है। अगर हम स्टोरी ऑफ वर्ल्ड देखें, वर्ल्ड में तो इवोल्यूशन चलता ही रहेगा ना बेटा, स्टोरी ऑफ वर्ल्ड तो ये प्रोसेस है विच विल कीप ऑन गोइंग। बट अगर हम बात करें लाइफ फॉर्म की कि कौन सेलेक्ट होता है, एक लाइफ फॉर्म, नेचर क्या, नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, एक लाइफ को सेलेक्ट करता है, तो वो एंड रिजल्ट है ना। फिर नेचर चेंज होता है तो एक लाइफ फॉर्म सेलेक्ट हुआ होता है, फेवर होता है, तो दैट इज एंड रिजल्ट। ठीक है, तो इवोल्यूशन इज बाय नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन एक लाइफ फॉर्म को जब चूज करता है दैट इज एंड रिजल्ट। सो इफ वी टॉक अबाउट स्टोरी ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सिलेक्शन इट इज एंड रिजल्ट। इफ वी टॉक अबाउट इवोल्यूशन इन द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड इट इज अ प्रोसेस विच विल कंटिन्यू टू गो ऑन। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि डार्विन ने जो इतनी बात की है नेचुरल सिलेक्शन की, उसके माइंड में अपने आप आया या किसी से इन्फ्लुएंस हुआ था। तो वो कह रहे हैं पॉसिबली ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस मैल्थस, विच इज ट्रू। थॉमस मैल्थस से इन्फ्लुएंस था। थॉमस मैल्थस जो वो पॉपुलेशन पे काम कर रहा था। अच्छा, पॉपुलेशन इज यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, जैसे स्पीशीज इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वैसे ही इवोल्यूशन पॉपुलेशन इज यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। थॉमस यानी जो डार्विन था वो उसका सारा का सारा जो थ्योरी था वो कुछ फैक्ट्स पे बेस्ड था जो कि थॉमस मैल्थस बोल रहा था। थॉमस मैल्थस वाज सेइंग कि पॉपुलेशन साइज रिमेन्स कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, तो उसने कहा किसी भी एरिया का ना पॉपुलेशन साइज जो है वो लगभग कांस्टेंट रहता है एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज और स्पेस जो है वो क्या है, लिमिटेड है, और हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो डार्विन कंफ्यूज्ड, वो कह रहा है हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट कैसे है। तो आगे फिर बात दोनों ने मिलके बोली कि यार सारे के सारे पॉपुलेशन के इंडिविजुअल सेम नहीं है, सब में वेरिएशन है। अभी तो हमें पता है ये वेरिएशन है, कोई इंडिविजुअल दिखते भी अगर सेम है तो वो सेम नहीं है, वेरिएशन तो है ही। तो सब में लड़ाई होती है, पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट है हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद भी, क्योंकि आपस में लड़ाई होने लग जाती है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फिर नेचर जिसको सेलेक्ट करता है, जो फिट है वो दूसरे को मार के बेटर रिसोर्स को अडाप्ट करके प्रोजेनी बढ़ा लेता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये जो फिटनेस है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये तो फेवरेबल वेरिएशन की वजह से हुआ, इसका वेरिएशन बेटर है, दो पैदा हुए इसका वेरिएशन बेटर है, इसका नहीं है, ये इसको नहीं सर्वाइव करने देगा। तो वेरिएशन जो है वो इनहेरिट होके आता है, जेनेटिक बेसिस है, ये हमें ऑलरेडी पता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहे हैं म्यूटेशन के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। हुगो डी व्राइज आया, हुगो डी व्राइज ने बोला डार्विन से थोड़ी अलग बात। हुगो डी व्राइज ने बोला इवोल्यूशन इज बाय सिंगल वन स्टेप लार्ज म्यूटेशन कॉल्ड सॉल्टेशन। सॉल्टेशन मतलब जंप, अचानक कोई ऑर्गेनिज्म 2n है, म्यूटेशन हुआ अचानक से वो 3n हो गया, तो स्पीशीज बदल गई ना एक ही जंप के अंदर, 2n से 3n। अब ये डायरेक्शन लेस है, वापस भी जा सकती है, लेकिन एक ही बार में हो गया, तो डार्विन से काफ़ी अलग है। क्योंकि डार्विन कह रहा था इवोल्यूशन इज अ स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस, इसने बोला एक ही स्टेप में जंप कर गया। डार्विन ने बोला ये डायरेक्शनल है, धीरे धीरे एक डायरेक्शन में जा रहा है ये ऐसे करके, इसने बोला ये डायरेक्शन लेस है। डार्विन ने बोला बाय नेचुरल सिलेक्शन है, इसने बोला बाय म्यूटेशन है। अब कौन सही है मैम? अच्छा, इसने काम किया था हुगो डी व्राइज ने इवनिंग प्रिमरोज ओइनोथेरा लमार्कियाना पे। अब कौन सही है मैम? इसका रिजल्ट मिलेगा हमें कौन सही है, डार्विन सही है या हुगो डी व्राइज सही है, किससे हो रहा है इवोल्यूशन, ये हमें हार्डी वीनबर्ग से आगे पता लगेगा। सो नेक्स्ट इज हार्डी वीनबर्ग। व्हाट इज हार्डी वीनबर्ग? हार्डी वीनबर्ग बेटा एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो एक पॉपुलेशन में अगर हम एक जीन पूल की बात करें, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स एंड अलील्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल, ये तो हमें समझ आ गया। अब अगर बेटा हम एक जीन की बात करें, एक लोसाई को स्टडी करें, तो इंडिविजुअल 3 टाइप के हो सकते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, 3 टाइप के इंडिविजुअल हो सकते हैं। तो अगर मैं निकालूं सम टोटल ऑफ कैपिटल ए और उसको डिवाइड कर दूं ऑल अलील से, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए कितनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज डिनोटेड बाय पी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, उस पॉपुलेशन में कैपिटल अलील यानी डोमिनेंट अलील कितना है, इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। और हार्डी वीनबर्ग ने बोला P plus Q is equals to 1 in a randomly mating population, यानी एक पॉपुलेशन में अगर सारे इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जीनोटाइप रैंडम मेटिंग कर रहे हैं, ये नहीं है कि कैपिटल ए कह रहा मैं तो कैपिटल ए से करूंगा, स्मॉल ए कह रहा मैं तो स्मॉल ए से करूंगा, तब नहीं। हार्डी वीनबर्ग में याद रखना है रैंडम मेटिंग चल रही है, नो वन इज फेवरिंग नो वन। तो कहते हैं कि अगर नो वन इज फेवरिंग नो वन यानी रैंडम मेटिंग चल रही है, तो अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर P यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इस जनरेशन में यही है तो हर जनरेशन में ये रहेगी, और अगर Q इस जनरेशन में ये है तो हर जनरेशन में ये रहेगी, यानी ये एक इक्विलिब्रियम दिखा रहा है।
बेटा अगर हर जनरेशन में पी और क्यू नहीं बदल रहा यानी कोई इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा, यानी हार्डी वीनबर्ग एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम नो इवोल्यूशन दिखाता है। इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब 5 फैक्टर हार्डी वीनबर्ग को डिस्टर्ब करते हैं। म्यूटेशन, अचानक से बेटा सोचो कैपिटल ए कन्वर्ट होकर स्मॉल ए बन गया, फ्रीक्वेंसी बदल गई ना पी की और क्यू की भी, यानी म्यूटेशन। नेचुरल सिलेक्शन, अगर अचानक से नेचर फेवर करने लग जाए स्मॉल ए को तो स्मॉल ए यानी क्यू बढ़ता जाएगा और कैपिटल पी यानी कैपिटल ए यानी क्यू घटता जाएगा। माइग्रेशन, स्मॉल ए वाले निकल के कहीं चले गए या स्मॉल ए वाले कहीं से आ गए, तब भी पूरी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। रिकॉम्बिनेशन, गैमीट फॉर्मेशन पे अचानक से ऐसा कोई रिकॉम्बिनेशन हुआ कि एक नई अलील बन गई। थर्ड, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। यानी ये 5 फैक्टर आपके हार्डी वीनबर्ग के प्रिंसिपल को खराब करेंगे, यानी अलील फ्रीक्वेंसी को बदल देंगे। बेटा अलील फ्रीक्वेंसी जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम है वो है हार्डी वीनबर्ग, तो जो 5 फैक्टर इसको बदल देंगे वही तो इवोल्यूशन करा रहे हैं। यानी डिस्टर्बेंस ऑफ हार्डी वीनबर्ग मीन्स इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के लिए यानी हमें क्लैरिटी क्या मिल गई, म्यूटेशन भी सही है, नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, माइग्रेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, सब के सब मिल के 5 फैक्टर इवोल्यूशन करवाते हैं। अब हार्डी वीनबर्ग का इक्वेशन देखते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन p + q = 1। पी क्यू हमें पता है, p + q का होल स्क्वायर = 1 का स्क्वायर, यानी p² + 2pq + q का स्क्वायर = 1, वेयर p² इज द frequency of individual homozygous dominant, q² is homozygous recessive and 2pq is heterozygous individual। न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको देखने पड़ जाएंगे। उसके नीचे अगर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसे जीन फ्लो भी कहते हैं। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? सडन चेंज इन पॉपुलेशन इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, sudden change in gene frequency in a small population totally by chance. What is genetic drift? Sudden change in gene frequency in a small population totally by chance. तो by chance word important है, small population। इसका एग्जाम्पल 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो। अचानक से बेटा अगर किसी कमरे में भूकंप आ गया तो क्या भूकंप ये चूज करेगा ओहो ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ओहो ये तो कम पढ़ा लिखा है, ओहो ये तो ज़्यादा कमाता है, ओहो ये तो कम कमाता है, ओहो ये तो बड़ा फिट है, ओहो ये तो बहुत पतला है। तो ये बाई चांस है, कोई भी जा सकता है। सो सडन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी टोटली बाई चांस इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। क्यों मैम? स्मॉल पॉपुलेशन इसलिए क्योंकि लाख लोगों में अगर 10 जाएंगे तो अलील फ्रीक्वेंसी 0.00000 में कुछ हमें चेंज दिखेगा, लेकिन अगर 100 में 10 जाएंगे तो बहुत एविडेंट होगा। तो स्मॉल पॉपुलेशन में चेंज हमें एविडेंट दिख सकता है। इसी का एक टाइप है बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट का, फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट का मतलब है कुछ इंडिविजुअल्स ओरिजिनल पॉपुलेशन से निकल के एक नई जगह गए और वहाँ जाके इन्होंने अपना एक नया पॉपुलेशन बनाया। सो दैट इज़ योर फाउंडर्स इफेक्ट। और जो मेंबर्स गए दे आर योर फाउंडर्स मेंबर। अब नेचुरल सिलेक्शन नीचे वो कह रहे हैं 3 टाइप के हो सकते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, अगर नेचर मिड कैरेक्टर को ही फेवर करने लग जाए, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं कैरेक्टर को, बहुत कम भी। अगर मैं कह रही हूँ चाइल्ड वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर बच्चा बहुत भारी पैदा होता है 4 किलो से ज़्यादा तो मदर की डेथ हो सकती है डिलीवरी के टाइम पे। अगर बच्चा बहुत पतला पैदा हो रहा है, बहुत कम वेट 1.5 किलो से कम, तो बच्चे की जान जा सकती है। सो नेचर इज सेलेक्टिंग मिड वेट ऑफ द चाइल्ड। This is your stabilizing selection. Peak will get narrower towards the center. Now second is your directional selection. अगर नेचर एक डायरेक्शन एक एक्सट्रीम कैरेक्टर को फेवर कर रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में पहले कर रहा था एक एक्सट्रीम नॉन मेलानिक, फिर फेवर कर रहा है दूसरा एक्सट्रीम मेलानिक, यानी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑल्सो नोन एज डायरेक्शनल या फिर प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। थर्ड इज योर डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें नेचर कह रहा है कि भाई बीच का कैरेक्टर नहीं चलेगा, या तो ये एक्सट्रीम रख लो या ये एक्सट्रीम रख लो। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। यार हम चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान एक्सेट्रा से हम आए हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेका एक्सेट्रा बीच में आए थे। अब इस टाइम पे चिंपैंजी अभी भी है, मंकी अभी भी है, हम होमोसेपियन अभी भी है, बीच के कैरेक्टर चले गए। उन्होंने कहा या तो जंगली होके जंगल में रह लो या सिविलाइज्ड होके आराम से रह लो। ये बीच के कैरेक्टर रामा, ऑस्ट्रेलो, ड्रायो ये नहीं बचे हैं हमारे, यानी 2 एक्सट्रीम फेवर हुए। नाउ नेक्स्ट इज योर ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में मैं खट से आपको बताती हूँ। सबसे पहले बेटा हमें ये पता है यूनिवर्स से लेके हमने फर्स्ट सेल तक कर लिया। फर्स्ट सेल 2 बिलियन ईयर्स अगो, 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद वो फर्स्ट सेल क्या था, कीमो हेट्रोट्रॉफ। फिर धीरे धीरे मैंने बताया आपको कीमो ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जब आया तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया हमारे एनवायरनमेंट के अंदर।
फर्स्ट इनवर्टिब्रेट की अगर हम बात करते हैं एक्टिव कब थे, तो हमने कहा 500 मिलियन ईयर्स अगो। 500 से शुरू करो इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल किंगडम पे चले जाओ। सो 500 पे इनवर्टिब्रेट्स, देन 150 कम कर दो, 150 कम किया तो क्या 350, 350 पे वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट की पहली क्लास क्या है, जॉलेस फिशेस, यानी 350 पे हम क्या बोलेंगे, फिशेस फर्स्ट वर्टिब्रेट यानी जॉलेस फिशेस। अब जो फिशेस थे फिर नेक्स्ट फिशेस आए, यानी कॉन्ड्रोचेथाइज आए, फिर ऑस्ट्रिचोथाइज आए। अब कुछ फिशेज इनमें से ऐसी थी जिनके फिन्स तो जो थे वो स्टाउट यानी स्ट्रॉन्ग हो गए। जनरली मछलियों के फिन्स तो ऐसे फ्लेक्सिबल होते हैं, तभी तो वो स्विमिंग करती रहती है। बेटा आप पानी में जाओ, एकदम टाइट हाथ से करो स्विमिंग, स्विमिंग नहीं कर पाओगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड। तो फिशेस के फिन्स फ्लेक्सिबल थे। अब अचानक से कुछ फिशेस के फिन्स स्ट्रॉन्ग हो गए, स्टाउट हो गए, तो वो ऐसे ऐसे करके लैंड पर आते थे और सांस नहीं ले पाते थे क्योंकि गिल्स थे, फिर ऐसे ऐसे करके वापस जाते थे। बट उन्होंने लैंड पे आना शुरू किया, गोइंग बैक टू वाटर। हम समझ गए कि यही वाली फिशेस इवॉल्व होके क्या बनी होंगी, एम्फिबियन, यानी पहली बार जो लैंड पे गया था। एंड हमें लगा ये मर गई होंगी, अब सर्वाइव नहीं करती होंगी। बट 1938 में हमें लास्ट टाइम ये दिखी थी ऐसी लोब्ड फिन्स नोन एज सीलोकैंथ, साउथ अफ्रीका के कोस्ट पे दिखी थी। एंड हम श्योर हो गए कि 1938 तक तो ये सर्वाइव कर रही थी, एंड दे वर द एंसेस्टर ऑफ योर करंट डे एम्फिबियंस के एंसेस्टर थे। ठीक है, प्लांट का भी बीच में घुसा सकते हो। 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड एंड प्लांट काफ़ी एक्टिव थे। अच्छा, लैंड पे पहले कौन आया, प्लांट या एनिमल? तो पहले लैंड पे आया था हमारा प्लांट। एनिमल जब आया तो प्लांट बहुत सारे थे। अब फिर से याद करो, 500 तो 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट, 350 150 हमने कम किया तो फिशेस मैंने कहा, यानी जॉलेस फिशेस, फिर कॉन्ड्रिस्थाइड, ऑस्ट्रिस्थाइड, उसके बाद हमारा एम्फिबियन वगैरह जो भी था। अब 350 से 150 माइनस करो तो 200 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टाइल्स आए। कैसे आए मैम? जो एम्फिबियंस थे वो तो पानी में एग देते थे क्योंकि लैंड पे ड्राई हो जाते थे, लेकिन कुछ एम्फिबियंस ऐसे थे जिनके एग लैंड पे ड्राई नहीं होने लगे क्योंकि उनके बाहर शेल थे। क्या था? शेल आ गया, तो वो ड्राई नहीं होते थे। हमें लगता है वही इवॉल्व होके रेप्टाइल बने होंगे। 200 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टाइल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे। अब कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जिनकी खुजली हुई, रेप्टाइल तो लैंड पे आ गए, उनकी खुजली हुई तो वो नहाने के लिए पानी में गए। खुजली किसकी हुई? इचिंग हुई। तो सम रेप्टाइल जिनकी इचिंग हुई, दे वेंट बैक टू वाटर एंड बिकेम फिश लाइक रेप्टाइल, इचिंग वाले, इचथियोसॉरस। देन सबसे लॉन्गेस्ट रेप्टाइल कौन सा, टॉलेस्ट सबसे कौन सा था? टायरानोसॉरस रेक्स, 20 फीट हाइट थी, ड्रैगन लाइक दांत थे उसके, खतरनाक था। इसी टाइम पे बेटा जाइंट फर्न्स यानी टेरिडोफाइट, अब डायनासोर इतने सारे थे वो सारे जाइंट चीज़ों को तोड़ देते थे। सो जाइंट फर्न यानी टेरिडोफाइट फेल डाउन टू बिकम कोल्ड डिपॉजिट। अब फिर वो कह रहे हैं कि अचानक से 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर जो हैं एक्सटिंक्ट हो गए। So some believe that they evolved into birds. Some say that climatic factor change killed them. Some say climatic factors killed them. Some say that they evolved into bird. So what is the truth? Again, NCERT कह रही हम confuse करेंगे. Truth lies in between. उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहे हैं अब तो डायनासोर खतरनाक वाले चले गए तो मैमल्स का टाइम आया। अच्छा, मैमल्स आ पहले ही गए थे ट्री श्रू के नाम पे, बट डायनासोर इतने डोमिनेंट थे कि वो ट्री के अंदर बैठे रहते थे। जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ तो मैमल्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम विविपेरस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में पूछेंगे किसका फौना डोमिनेंट है, तो हम बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका का। साउथ अमेरिका में थे हमारे हिप्पोपोटामस, बेयर, रैबिट एंड हॉर्स, लेकिन ये आराम से साउथ अमेरिका में थे तब तक जब तक नॉर्थ अमेरिका ने इसको ज्वाइन नहीं किया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होते रहते हैं, अचानक से नॉर्थ अमेरिका ने टेक्टोनिक जैसी ड्रिफ्ट हुई, साउथ अमेरिका को ज्वाइन किया, तो नॉर्थ अमेरिका का फौना ज़्यादा डोमिनेंट था, उसने साउथ अमेरिका के एनिमल्स को ओवरराइड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग से ही अलग रह गया, इसीलिए उसमें कंपटीशन कम हुआ और मार्सूपियल्स अभी भी वहाँ मिलते हैं। अगर हम सी मैमल्स की बात करें तो वो भी याद रखना है, योर सी काउ, योर वेल, योर डॉल्फिन, ये सारे सी मैमल्स हमारे हो जाते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 मिलियन ईयर्स अगो। 2 टाइप के स्पीशीज थे, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस। बोथ वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, बॉडी कवर्ड विथ हेयर, नकल वॉकर थे, ऐसे ऐसे करके चलते थे। देन 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो इथियोपिया और तंजानिया में मैन लाइक होमिनिड के कुछ फॉसिल्स मिले थे जिसे हमने कहा ऑस्ट्रालोपिथिकस। अब इनका पोस्चर अपराइट हो गया था, मतलब
दो पैर पे चलने लगे थे, बाईपेडल गेट। फुल्ली इरेक्ट पोस्चर नहीं हुआ बट अपराइट। पहले नकल वॉकर थे ड्रायो एंड रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस वाज मोर एप लाइक, रामापिथिकस वाज मोर ह्यूमन लाइक। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकस अब अपराइट पोस्चर यानी दो पैर पे चल पा रहा था। हाइट 4 फीट से ज़्यादा थी नहीं, तो क्या करता था, पत्थर को ऊपर फेंकता था, फ्रूट्स नीचे गिरते थे। हाइट छोटी थी तो पत्थर को एज अ वेपन यूज़ करता था, स्टोन ऊपर फेंकता था, फ्रूट गिरता था और उसको खा लेता था। अब हमने कहा कि 2 मिलियन ईयर्स अगो हमें सेम फॉसिल्स मिले ऑस्ट्रेलोपिथिकस के। कहाँ पे मिले हमें मिले ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब 2 मिलियन ईयर्स अगो हमें सेम एरिया में कुछ नए टाइप के ह्यूमन लाइक होमिनिड के फॉसिल मिले, जिसे हमने बोला होमो हैबिलिस। अब होमो हैबिलिस पत्थर फेंक के फ्रूट्स नहीं खाता था, वो लकड़ी के अंदर पत्थर को जोड़ता था और फिर उससे फ्रूट नोकीले करता था, फिर उससे फ्रूट्स को खाता था। टूल मेकर था, यानी दिमाग आ गया, यानी दिमाग की बात होमो से ही शुरू की है हमने, विच इज 650 to 800 सीसी। टूल मेकर था। उसके बाद नेक्स्ट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो आया होमो इरेक्टस। फुल्ली इरेक्ट पोस्चर अब हो चुका है। जैसे ही इसका इरेक्ट पोस्चर हुआ, इसने आग लगा दी। अब जब आग लगा दी तो उसने बोला अब मैं फ्रूट्स क्यों खाऊं, अब तो मैं मीट पकाऊंगा। तो जिसने आग लगाई उसने पहली बार से ही प्रॉबेबली एट मीट खाना स्टार्ट किया। अब जब इसने मीट खाना स्टार्ट किया तो उसने बोला अच्छा अब मैं नई नई जगह जाके मीट खाऊंगा। तो ये जावा में गया और बना जावा मैन। 1891 में लास्ट हमें फॉसिल इसका देखा गया था। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी हो चुकी थी। नेक्स्ट स्टेज जो है ही मूव टू एशिया, ईस्ट एंड सेंट्रल एशियन ग्रासलैंड। ये था हमारा निएंडरथल। किस टाइम पे आया, तो मैंने बोला 1 लाख से 40,000 साल पहले ये आया था। एशिया में तो शर्म है ना, कल्चर है, वी आर एशियन। कल्चर थी तो उसने क्या किया, अपनी बॉडी को एनिमल हाइट से कवर करना। मीट खाता था, उसी का चमड़ी निकाल के अपने क्लोथ्स बनाता था। फिर डेड बॉडी को चील कौवे नहीं खाते थे, वो बरी करने लग गया। अब कल्चर आ गया ना एशिया में आते ही। फिर क्रो-मैग्नन की एनसीईआरटी में बात नहीं की, बट निएंडरथल के पास बेटा क्रो-मैग्नन आया था। निएंडरथल की कैपेसिटी 1400 सीसी थी, क्रो-मैग्नन की ज़्यादा थी 1600 सीसी, बट उसकी एनसीईआरटी ने बात नहीं की। सीधा वी हैव जम्प टू होमो सेपियन। होमो सेपियन आइस एज में आया, विच इज़ योर 10,000 to 75,000 ईयर्स अगो। होमो सेपियन आया था। क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है, 1450 सीसी हमारी हो जाती है, बट बीच वाली की सबसे ज़्यादा थी। एग्रीकल्चर आया 10,000 ईयर्स अगो। केव पेंटिंग आया हमारा 18,000 ईयर्स अगो, जिसका अभी भी रिप्रेजेंटेशन है रायसेन भीमबेद का मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद जो भी चीज़ हुई है ह्यूमन इवोल्यूशन में, दैट इज़ अबाउट डिक्लाइन एंड राइज ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन। बट मेन ट्रेंड क्या देखा गया है, मेन ट्रेंड मैम देखा गया है क्रेनियल कैपेसिटी में इंक्रीज। ऊपर के डायग्राम पे चलो। स्कल चिंपैंजी का एडल्ट है और चाइल्ड है, और ह्यूमन एडल्ट है। ह्यूमन एडल्ट का स्कल इज मैचिंग मोर टू द चाइल्ड चिंपैंजी का स्कल। इससे पहले बेटा एक जो आपका एरा वाला है, एरा वाला भी आपको याद रखना है। अर्ली रेप्टाइल से ही हम आए हैं, अर्ली रेप्टाइल से ही मैमल्स आए। रेप्टाइल 2 लाइन पे गया बेटा, बर्ड एंड मैमल्स। तो अर्ली रेप्टाइल के बाद साइना पहले थेरेपी करा के मैमल बनी। तो मैमल डायरेक्ट कैसे बनी, साइना साइनैप्सिड पहले, पेलियोसॉरस थेरेपी थेरेप्सिड, डायरेक्ट मैमल बन गया था। तो एंसेस्टर इस लाइन को याद रखना। एरा याद करने के लिए बेटा पहली बात, एरा हमारे 3 हैं, पुराना, मिडिल, करेंट। पुराना यानी पेलियोजोइक, मिडिल यानी मीजोजोइक, करेंट यानी सीनोजोइक। अब पुराने एरा में 4 पीरियड है, मिडिल एरा में 3 पीरियड है और करेंट एरा में 2 पीरियड है। 4-3-2 पुराना, मिडिल, करेंट, 4-3-2। सिली देव कार पर ट्राई जुरैसिक पार्क, यानी सिली देव है, आप कह रहे हो सिली देव कार पर ट्राई जुरैसिक। सिली देव कार पर ट्राई जुरैसिक, साइलूरियन, दिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायासिक, जुरैसिक। देव ने पूछा कौन सी गाड़ी, आपने बोला क्रेटा, क्रिटेशियस। और उसके बाद आपके आ जाता है जो 2 बच गए हमारे, दैट इज टर्शरी एंड योर क्वाटरनरी। विद दिस वी एंड इवोल्यूशन। टाटा, बाय बाय एंड नमस्ते।